यूपी में ब्लॉक प्रमुखों के 476 पदों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना करवाई जाएगी। राज्य के 825 ब्लॉक प्रमुखों में 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि राज्य में उसके प्रत्याशियों की बड़े पैमाने पर निर्विरोध जीत हुई है। इससे पहले नामांकन के समय कई जिलों में झड़प की खबरें भी सामने आई थी। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मकानों को तोड़ने का काम शुरू हो गया। ये वही गांव है जो वन विभाग की जमीन पर बसा है और सुप्रीम कोर्ट ने वहां से अवैध रूप से बने मकानों को हटाने का आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश को हकीकत में बदलने में जिला प्रशासन के सामने कई बार अड़चनें आईं। इस बार खोरी गांव में धारा 144 लागू करने के बाद प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंची और सबसे पहले पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर बने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। खुदाई करने वाली कुछ मशीनों की मदद से एक एक कर मकानों को ध्वस्त किया जाने लगा। इस कार्रवाई से पहले ही मकानों को खाली करवा लिया गया था। थोड़ी ही देर में करीब 100 मकान मलबे में तब्दील हो गए, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए उनके मलबे को वहां से उठाकर कहीं दूर ले जाया गया। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बावजूद लोग संभलने और समझने को तैयार नहीं हैं। बाजारों में जमा हो रही लापरवाही की भीड़ अब पीएम की भी चिंता बढ़ा रही है। देश के छोटे शहरों में ही नहीं, राजधानी दिल्ली तक में लोगों के बीच कोरोना का कोई डर नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में कोरोना को लेकर आगाह किया और कहा कि जरा सी कोताही खतरनाक हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री की इस सलाह को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी कोरोना की तीसरी लहर दूर की कोड़ी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी लहर के कमजोर पड़ने और पाबंदियों में मिली छूट के बाद पर्यटन स्थलों से भीड़ की जैसी तस्वीरें आईं, उसने प्रधानमंत्री का ध्यान भी इस ओर खींचा। यही वजह रही कि पीएम मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना से बचाव के नियमों की अनदेखी करने वाली तस्वीरों पर चिंता जताई। उन्होंने बैठक में कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरे जोश के साथ चल रही है, इसमें लापरवाही या कमी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की इस चिंता से कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं। ये तस्वीर इसी की गवाही दे रही है। भीड़ के इस लापरवाह रवैये को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन भीड़ के इसी रवैये ने सरकार को अपनी तैयारियों को फुल प्रूफ बनाने को मजबूर कर दिया है। इसी मकसद से प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर आज भी एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में इलाज के काम आने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने और उसकी उपलब्धता की समीक्षा की गई। 1500 ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने और 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड तैयार करने का निर्देश दिया। एक दिन पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक के बाद देश के नए स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए 23,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 8,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारें देंगी। ऐलान के मुताबिक 736 जिलों में बच्चों के इलाज के यूनिट बनाए जाएंगे। इनमें 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। दरअसल सरकार की मुस्तैदी का कारण कोरोना के रोज सामने आ रहे आंकड़े हैं। एक दिन पहले भी देश में 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा मामले देखे गए, जबकि इस दौरान 911 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद लॉकडाउन जो लंबे समय से चल रहा था, उसमें जरा सी छूट क्या मिली, लोग मस्ती के मूड में दिखाई देने लगे। ये जानते हुए भी कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है, पहाड़ों पर छुट्टी बिताने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो सैलानियों का मेला ही लग गया। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बोर्ड लगे होने के बावजूद हजारों लोग तमाम नियमों को झुठलाते हुए बेखौफ घूमते नजर आए। हालात ये हैं कि हिमाचल में रोज
औसतन 18,500 गाड़ियां आ रही हैं। हालांकि मास्क नहीं पहनने वालों से अब तक 5 करोड़ से ज्यादा का फाइन वसूला जा चुका है, लेकिन हिमाचल पुलिस का मानना है कि लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का मतलब ही बदल दिया है। जब से अनलॉक हुआ पिछले महीने से औसतन 18,500 गाड़ियां एंटर कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में, और मेन टूरिस्ट स्टेशन है जैसे शिमला, कसौली, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, इसमें काफ़ी तादाद में पर्यटक आए हैं। साथ ही साथ जो वर्क फ्रॉम होम है वो अब चेंज हो गया वर्क फ्रॉम हिमाचल। लोग डीप इंटीरियर्स में होम स्टेज में जा रहे हैं और कई महीने उन्होंने किराए पे होम स्टेज लिए हैं, वहाँ से वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यही हाल उत्तराखंड का है, जहां हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नैनीताल में जिला प्रशासन कोरोना के नियमों का पालन करवाने में नाकाम दिखा। नैनीताल में पर्यटक बिना मास्क के ही माल रोड और बाजारों में घूमते नजर आए। झील में बोटिंग के दौरान भी पर्यटक कोरोना के नियमों का पालन करते नहीं दिखे। नैनीताल की ही तरह मसूरी और केम्प्टी फॉल में भी जब लगातार नियम टूटते दिखे तो जिला प्रशासन सख्ती को मजबूर हो गया। केम्प्टी फॉल में अब सिर्फ एक बार में 50 लोग ही जा सकेंगे, और वो भी महज आधे घंटे के लिए। काफ़ी उल्लंघन के मामले सामने आए थे, तो मैंने उसमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान वहाँ पर ना हो, तो उसमें हमने एक बीच का रास्ता निकाल करके एक ऑर्डर किया है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग एक टाइम में पूल में अंदर नहीं जा सकते। आधे घंटे के बाद हूटर के बाद उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके बाद 50 और लोगों को भेजा जाएगा। सैलानियों के रवैये को देखते हुए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार चेत गई है और राज्य में सख्ती बढ़ाने के संकेत मिलने लगे हैं। कोरोना को लेकर बहुत ही सजग हैं, बहुत सतर्क हैं, और हमने कल भी इसको लेकर एक मैराथन बैठक की है। कहीं पर भी हम किसी भी स्तर पर कोई भी जो है इसमें थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहते हैं, और पूरी सख्ती से जो है जो नियम है कोरोना के उनका पालन करेंगे। इससे कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाने वाले हैं। कोरोना की 2 लहरों के बीच देशवासियों को कई तरह के सबक मिले। सरकार ने इन 2 लहरों के बीच मिले सबकों से अपनी कमजोरियों को दूर करना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक देशवासी खुद अपना और दूसरों का ध्यान नहीं रखेंगे, तमाम कोशिशें नाकाफी ही साबित होंगी। वैसे ये समय सावधान रहने का है, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को आने से पहले ही रोका जा सके। राजस्थान के अलवर में कब्जा खाली कराने पहुंची पुलिस और इलाके के लोगों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रशासन का दावा है कि वहां एक कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर अवैध बस्ती बना ली गई, जिसे खाली कराने के लिए जब पुलिस वहां पहुंची तो ये लोग पुलिस से ही भिड़ गए। जवाब में पुलिस ने भी लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इससे पहले प्रशासन की टीम पुलिस वालों के साथ वहां पहुंची और कब्जा खाली कराने की कोशिश करने लगी। पहले तो पुलिस वालों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में महिलाएं पुलिस वालों का रास्ता रोकती दिखाई दी। भीड़ के ये तेवर देख पुलिस भी भड़क गई और उसने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जो सामने आया वो बच नहीं पाया। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। लाठी चार्ज होते ही वहां भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे। लोगों को खदेड़ने के बाद पुलिस की टीम खुदाई करने वाली मशीन के साथ बस्ती के अंदर घुस गई। यूपी के आगरा में आजाद समाज पार्टी की साइकिल रैली में कोरोना नियमों को जमकर उल्लंघन हुआ। रैली में शामिल कई लोग ना तो मास्क लगाए थे और ना ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। आगरा में निकाली गई ये रैली शहर के कई इलाकों में घूमी और कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। पार्टी विवाद मामले में चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ जो याचिका दी थी उसे निराधार बताते हुए हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अपनी याचिका में चिराग ने लोकसभा स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में एलजेपी के सदन के नेता के तौर पर मान्यता दी गई थी। याचिका में चिराग की दलील थी कि पशुपति कुमार पारस को एलजेपी से निकाला जा चुका है, इसलिए उन्हें सदन के नेता के तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती और एलजेपी के कोटे से उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पार्टी पर अधिकार का मामला अभी चुनाव आयोग के पास है। इस पर कोर्ट में लोकसभा स्पीकर के वकील की तरफ से बताया गया कि सदन में एलजेपी नेता के विवाद का मामला खुद लोकसभा स्पीकर भी देख रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब ये मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है तो फिर इस पर आदेश देने का कोई मतलब नहीं बनता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर तालिबान की मदद का आरोप लगाया।
भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजई ने फिर पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने आरोप लगाया कि तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से मदद मिलती है। पाकिस्तान पर यह आरोप तब लगे जब तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर भी अलर्ट जारी किया गया। इस टास्क फोर्स के मुताबिक अगर लोगों का रवैया ऐसा ही रहा तो तीसरी लहर में राज्य के 70 से 80% लोग प्रभावित हो सकते हैं। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी में नहाते समय एक ही परिवार के 12 लोग डूब गए, जिनमें 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने लखनऊ में पीजीआई अस्पताल पहुंचकर यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हाल जाना। इस मुलाकात के बाद शाहनवाज ने बताया कि उनकी हालत में अब पहले से सुधार है। एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अस्पताल पहुंचकर उनसे बात की थी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में चोरी के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। राजधानी की भारतनगर पुलिस ने बताया कि इनके पास से 60 मोबाइल और 6 लैपटॉप बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई। 1 जुलाई को एसीबी ने जीपी सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और वहां से कुछ पेनड्राइव और चिट्ठियां बरामद की थी। उन्हीं के आधार पर एसीबी ने राजद्रोह का केस दर्ज किया, जिसे बीजेपी ने राज्य सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई बताया। सरकार का कोई नियंत्रण ब्यूरोक्रेसी पर नहीं है, ये सरकार दुर्भावना के बस काम करती है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व एडीजी पर लिए गए एक्शन को कानून के तहत की गई कार्रवाई बताया। उनके पास जो दस्तावेज पाए गए और जिन कार्यों में संलिप्त रहे उसके अनुसार ही उन पे धाराएं लगी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान को भी पार कर गई, जिसके बाद नदी का पानी कई इलाकों में पहुंच गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गांव के साथ शहरों में भी नदी का पानी लोगों की मुसीबत का सबब बन गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में सड़कें पानी में डूबी नजर आई। बाढ़ जैसे हालात के बीच सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वालों को हुई। चारों तरफ पानी भरने से लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में नाव की तबाही का ये दृश्य देखिए। ये मीनापुर प्रखंड के मधुबन गांव का नज़ारा है और इस मधुबन कांटी गांव में सड़क से हम लोग भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं गांव की ओर। और एक नई तरह की चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ये एक नैया है। जुगाड़ की नाव के बहुत सारे स्वरूप आपने देखे होंगे कि ट्यूर का नाव था, थर्मोकोल का नाव था। आज ये पतीला नाव है। ये पतीला नाव देखिए कि 4 पतीले इसमें लगाए गए, एक खाट डाला गया और इससे ये लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आखिर इस पतीला नाव का क्या विशेषता है? ये पतीला नाव हम लोग बनाए हैं अपने से जान की सुरक्षा के लिए। अभी हेल करके जाते हैं तो भर गर्दन कई भर माथे से ऊपर पानी है। यहाँ का स्थानीय मुखिया लोग झांकी पारने तक अभी तक नहीं आए हैं, न कोई प्रतिनिधि आए हैं, न हम लोग से पूछते हैं, न राहत की सामग्री मिली है। यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली सरकारी संस्था CSIR ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 2 खास उपकरण बनाए हैं। दावा है कि इनमें पहला उपकरण तो हवा में ही कोरोना की मौजूदगी का पता लगा लेगा और दूसरा उसे मार गिराएगा। ऐसे में अगर स्कूल, दफ्तर, मॉल या ऑडिटोरियम जैसी जगहों पर ये डिवाइस इस्तेमाल किए जाएं तो कोरोना से कई लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन इतने बड़े काम की चीज दिखने में है जरा सी। इसका नाम है एयर सैंपलर। ये बिजली या बैटरी से चलता है। जो भी हवा है वो उसको खींचते रहता है एंड हवा और कंप्रेसर के बीच में एक मेम्ब्रेन है। वायरस अगर है तो वो मेम्ब्रेन फिल्टर पे चिपक जाता है। इसके बाद जब एयर सैंपलर में लगी फिल्टर मेम्ब्रेन को लैब में भेजा जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ऐसे में अगर उसमें वायरस मिले तो एयर सैंपलर वाली जगह पर मौजूद लोगों को आगाह किया जा सकता है। यहाँ पर कई लोगों की सीट है और कई लोग आ सकते हैं बैठने के लिए। ये डिवाइस अगर लगाया जाएगा और इसको लैब में शाम को भेजा जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोरोना का संक्रमण मौजूद था। कोरोना के खिलाफ CSIR का बनाया दूसरा ब्रह्मास्त्र है एयर प्योरीफायर। इसमें वायरस को मार देने वाली अल्ट्रावायलेट रोशनी लगी है। जब इसे AC के डक्ट में फिट किया जाता है तो जो हवा AC से बाहर निकलती है वो बिल्कुल साफ होती है। महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी।
साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर भी अलर्ट जारी किया। इस टास्क फोर्स के मुताबिक अगर लोगों का रवैया ऐसा ही रहा तो तीसरी लहर में राज्य के 70 से 80% लोग प्रभावित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से उछाल आने से देश की चिंता बढ़ गई है। कोरोना की दूसरी लहर की मात देने की कोशिश में जानकार हमेशा तीसरी लहर को लेकर आगाह करते रहे, उसके बावजूद भी लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं किए और नतीजा ये रहा है कि हर दिन कोरोना के मामले लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जगह जगह दिखने वाली भीड़ के साथ ही सरकार और प्रशासन की लाख चेतावनियों के बावजूद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी अब आंकड़ों में दिख रही है। बीते 24 घंटे की ही बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में 9,114 लोग आ चुके हैं, जिनमें से 121 की मौत भी हो गई। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र में कोरोना के 8,418 मरीज मिले थे, यानी एक दिन में ही 696 मरीज बढ़ गए। निश्चित रूप से आंकड़ों में दिन के हिसाब से आए बदलाव डराने और चेताने वाला है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ किस तरफ जा रहा है, इसे समझने के लिए इस हफ्ते के बीते 4 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो सब कुछ साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में 8 जुलाई को 9,114 नए मरीज सामने आए, जिनमें से 121 की मौत हो गई और इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 जुलाई को 8,418 मरीज सामने आए, जिनमें से 147 ने दम तोड़ दिया। 6 जुलाई को कोरोना के 8,418 नए मरीज मिले, जिनमें से 171 की मौत हुई, जबकि इसके एक दिन पहले यानी कि 5 जुलाई को 6,740 मरीज मिले, जिनमें से 51 लोगों की मौत हुई। आंकड़े महाराष्ट्र में कोरोना की हालत को बयां कर रहे हैं। जो हालात महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में है, वैसे कुछ हालत राजधानी मुंबई में भी है। मुंबई में भी कोरोना के नियमों को धता बताने का सिलसिला जारी है। जो आंकड़ों में भी नजर आ रहे हैं, मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 540 नए मरीज मिले, जिनमें से 13 की मौत हो गई, जबकि इससे एक दिन पहले 453 मरीज मिले थे और 10 लोगों ने दम तोड़ दिया था। यानी हर दिन कोरोना की चपेट में आने वाले बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से मरने वाले भी। लेकिन इस खतरे के बावजूद मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर बंद नजर आया। बताया गया कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से सेंटर को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। वैक्सीन का मैं कल भी आया था, कल तो मैं अकेला आया, आज मेरा वाइफ साथ में आया है। कल भी मैं आया था तो वो बोला कि इंजेक्शन का नहीं, आप अपॉइंटमेंट लेके आइए करके। वो तो मुझे आइडिया नहीं था। फिर मैंने कहा घर पे जाके अपॉइंटमेंट लिया, वो 9 तारीख को बुलाया करके मेरे को ये आया है। तो अभी यहाँ आया तो बोलते हैं कि इंजेक्शन नहीं है, खत्म हो गया। कुछ ऐसा ही हाल पुणे का भी है, जहां एक दिन पहले 24 घंटे में 331 मरीज मिले, जिनमें से 13 की मौत हो गई। अब हालात ऐसे हों तो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी हो जाता है। इसे लेकर सतर्क नगर निगम ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से यहाँ के रेड लाइट इलाके में विशेष वैक्सीनेशन शिविर लगाकर सेक्स वर्कर्स को वैक्सीन की खुराक दी। करीब 4,500 सेक्स वर्कर्स वाले इस इलाके में वैक्सीन लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आई। हम आज तो 200-250 दे रहे हैं और हमारा टारगेट 150 से 1,500 से 2,000 तक का है। महाराष्ट्र में एक्टिव और हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार और प्रशासन दोनों की चिंता काफी तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ जहां केरल में एक दिन में 13,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों का सामने आना, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक दिन में 9,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से इन्हीं दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिनों में 53% कोरोना के मामले सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों से आए हैं। तीसरी लहर को लेकर दोनों राज्यों की सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। विवादों के बीच व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगा दी। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी कि फिलहाल वो खुद ही अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को रोक रहा है। व्हाट्सएप ने कहा कि जब तक देश की संसद डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं बना लेती, तब तक वो लोगों को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने को मजबूर नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से साफ कहा कि वो बिना लोगों की सहमति के उनका डेटा इकट्ठा करके दूसरे को नहीं बेच सकता। यही नहीं, अदालत ने व्हाट्सएप से भारत और यूरोप के देशों के लिए अलग अलग नीति अपनाने के आरोप पर भी सवाल पूछे। हालांकि व्हाट्सएप ने कोर्ट को भरोसा दिया कि अगर संसद उन्हें अलग नीति बनाने को कहेगी तो उसी हिसाब से भारत के लिए भी नई नीति बना देगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लोगों की भीड़ उमड़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए जवानों की संख्या
बढ़ा दी गई है। जो लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है, जिसके बाद लोग मास्क पहने नजर आए। हाल ही में कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे थे और मास्क भी नहीं पहन रहे थे, जबकि कोरोना का खतरा अब तक टला नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मनाली में पर्यटकों के द्वारा कोविड-19 को लेकर बरती जा रही लापरवाही के चलते अब जो पुलिस प्रशासन भी यहाँ सख्त हो चुका है और उनके द्वारा जो है यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मैं इसमें माहौल की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखते हैं यहाँ पर पुलिस के जवानों को जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया और जो लोग यहाँ पर जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका जो है यहाँ पर चलान भी काटा जा रहा है और लोगों को मास्क लगाने के प्रति भी जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद, हम उनसे भी बात करें, इनसे जानते हैं इनका क्या। सर, कहाँ से आप आए हैं? मेरठ से आप आए हैं। किस तरह देख रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर भी आने वाली है? काफी लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा। तो क्या देखते हैं कितनी लापरवाही हो सकती है जिस तरह उल्लंघन कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं? दोबारा आ जाएगा। तो कितना खतरनाक मानते हैं आप? कब 100%। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में काफी सारे लोग यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? मेरे को ये लगता है कि पहले वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले वो करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही ये सब घूमने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि थर्ड वेव आ जाएगी तो बहुत ही डेडली होगा। हर तरह से हम एनफोर्स कर रहे हैं, हम सख्ती से उन पे जो चलान भी कर रहे हैं और उनको बताया भी जा रहा है, अवेयर भी कर रहे हैं टूरिस्ट को, ताकि इस तरह से वो सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचे रहें। अमेरिका के लॉस एंजलिस से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक आदमी ने एक चर्च की छत पर चढ़कर आग लगा दी। उसे बाद में काफी देर तक पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि उसने किस वजह से वहां आग लगाई, लेकिन आग लगाने के बाद उसने पुलिस से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। वो चर्च की छत से एक दूसरी इमारत की छत पर कूद गया। इस दौरान उसे चोट भी लगी, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वो फिर उठा और इसी तरह वो कई इमारतों की छतों पर कूदते हुए भागता रहा। जहां दो इमारतों के बीच दूरी ज्यादा थी, वहां उसने बिजली की तारों का सहारा लिया। हालांकि उस पर हर समय हेलीकॉप्टर से नजर रखी गई, इसलिए वो पुलिस से बचकर नहीं भाग सका। बाद में वो जिस मकान में जाकर छिपा था, वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे पुलिस ने अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। उत्तराखंड में मसूरी की कैंपटी फॉल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने के बाद प्रशासन बहुत ही सख्त हो गया है। अब मसूरी जाने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी उन्हें जाने दिया जाएगा। वहीं कैंपटी फॉल में अब सिर्फ एक बार में 50 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। टिहरी गढ़वाल की डीएम के आदेश के मुताबिक एक बार में कैंपटी फॉल पर 50 लोग ही जा सकेंगे और सिर्फ आधा घंटा ही वहां रुक पाएंगे। डीएम ने यह भी कहा कि अगर लोगों ने सहयोग नहीं किया तो कैंपटी फॉल को बंद करने पर भी विचार हो सकता है। पीएम ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए देश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने पर समीक्षा बैठक की। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जिस किल्लत से देश गुजरा था, वैसा आगे ना हो, इसके लिए पीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें शामिल अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी कि देश के कई शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है, जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही पीएम को यह भी बताया गया कि इन प्लांट के शुरू होते ही देश में करीब 4 लाख ऑक्सीजन वाले बेड हो जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि ये सभी ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू करवाए जाएं। साथ ही उन्होंने इनके रखरखाव और इन्हें चलाने की ट्रेनिंग अस्पताल के स्टाफ को दिलवाने के आदेश भी दिए। देश में ये सभी ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स फंड और कई मंत्रालयों के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई फोन टैपिंग की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से 2019 के दौरान हुए फोन टैपिंग के मामलों की जांच के आदेश दे दिए। आरोप है कि पिछली बीजेपी सरकार में कई नेताओं के फोन टैप किए गए थे। देश के नए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। रिजिजू ने रविशंकर प्रसाद की जगह ही ये पद संभाला है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एक कार का 18,000 का चालान काटा। पुलिस ने ये कार्रवाई एक वीडियो वायरल होने पर की, जिसमें कुछ लड़के कार के बोनट पर बैठे दिखाई दिए थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने टीएमसी नेता मुकुल रॉय को राज्य की लोक लेखा समिति का सदस्य बनाने पर ऐतराज जताया। मुकुल रॉय कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। केरल सरकार ने बताया कि राज्य में 14 मामले जीका वायरस के पाए गए। जीका वायरस के लक्षण डेंगू जैसे हो सकते हैं। इसमें बुखार, जोड़ों का दर्द और आंखों का लाल होना शामिल है। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को क्रिकेट ग्राउंड में बदलने के आरोप पर सांसद गौतम गंभीर ने जवाब दिया।
गंभीर पर आरोप लगाया गया कि क्रिकेट को तरजीह देने के लिए वो वहां बाकी खेलों की जगह खत्म करवा रहे हैं, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी किया। हमारा ग्राउंड वापस करो, हमारा ग्राउंड वापस करो। 2 दिन पहले गौतम गंभीर ने वहां का एक वीडियो शेयर किया था और लिखा था कि पूर्वी दिल्ली प्रोफेशनल क्रिकेट के आयोजन के लिए तैयार है, जिस पर तीरंदाज दीपिका कुमारी ने आपत्ति जताई थी और मांग की थी कि क्रिकेट के नाम पर आर्चरी ग्राउंड को खत्म न किया जाए। फिलहाल ये तय है कि यहाँ पर क्रिकेट को लेकर के ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे बाकी खेलों के प्रेमी जो हैं वो दुखी हैं। जिसके जवाब में गंभीर ने ट्वीट किया और भरोसा दिया कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दूसरे खेलों के ग्राउंड से छेड़छाड़ नहीं होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ फिल्मों और गानों में बढ़ती अश्लीलता पर चिंता जाहिर की और ऐसी फिल्मों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी। इससे पहले बीजेपी सांसद रवि किशन और राजू श्रीवास्तव समेत कई कलाकारों ने भोजपुरी भाषा में फिल्मों में अश्लीलता का मुद्दा उठाया था। भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिस भी भोजपुरी फिल्म या गाने में अश्लीलता परोसी जाएगी उसे किसी तरह का सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। ये फैसला उस समय लिया गया है जब उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी के साथ हुई बैठक में यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने भोजपुरी सिनेमा में बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ एक अहम प्रस्ताव रखा। राजू श्रीवास्तव द्वारा रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक भोजपुरी सिनेमा में बनने वाली फिल्मों और गानों में अश्लीलता बढ़ रही है। इससे हमारी संस्कृति और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। राजू श्रीवास्तव के इसी प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता के साथ लिया। सीएम योगी ने भोजपुरी सिनेमा में बढ़ती अश्लीलता पर निर्देश देते हुए कहा कि जो फिल्में और गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं उन्हें सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान पर तत्काल रोक लगाई जाए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे क्षेत्रों में तो योगी जी एक अपने कार्यों से चिन्ह छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन ये निर्णय ये भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता को दूर करने वाला निर्णय है। राजू श्रीवास्तव और सीएम योगी की ये मुलाकात लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर हुई। इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने बताया कि 62 फिल्मों की स्क्रिप्ट का परीक्षण किया गया है, जिसमें से कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट पर अश्लीलता और अनैतिकता को बढ़ावा देने की वजह से रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, फिल्में उन नीतियों पर भी खरी नहीं उतरी जिन नीतियों को सरकार ने निर्धारित किया है। कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट को रिव्यू के लिए समिति के सदस्यों के पास दोबारा भेजा गया है। राजू श्रीवास्तव के मुताबिक कई अश्लील दृश्यों के बावजूद इन फिल्मों को फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाण पत्र मिल जाता है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने ये कठोर कदम उठाए हैं और अब सेंसर बोर्ड की ही तर्ज पर राज्य में एक सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नियम और कानून के तहत ही फिल्मों को अनुदान मिल सकेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी यूपी सरकार के इस कदम की दिल खोलकर सराहना की है। सांसद रवि किशन ने पहले तो सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया, उसके बाद ये दावा किया कि सरकार के इस कदम से भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता परोसने वालों पर बड़ा चाबुक चलेगा। हमारी बोली पर, माँ की बोली पर उसको सरकार से अनुदान जो सब्सिडी कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। पूज्य महाराज जी आपको धन्यवाद। ये निर्णय पिछले हफ्ते ही हम मिले थे और मैं इसकी एक मुहिम, मैं एक लड़ाई लड़ रहा था एक सीनियर कलाकार होने के नाते, और आपने मेरी बात मान ली। और मैं आपको एक बहुत बड़ा चाबुक होगा उन सब के लिए जो भोजपुरी में अश्लीलता परोसते हैं, जिन्होंने 5-6 साल में आके भोजपुरी को एक गंदा मार्केट बना दिया था। हम लोगों को शर्म आती थी। आज उसके लिए एक बहुत बड़ा ये निर्णय योगी महाराज जी की सरकार ने लिया है। भोजपुरी फिल्मों में पिछले कई सालों में अश्लीलता बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये एक कारगर हथियार बनकर साबित होगा। अब अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों और यहाँ तक कि गानों को भी सरकारी सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाया गया है, जो कुछ वैसा ही है जैसे प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ साल पहले तैयार किया गया था। मतलब बढ़ते हुए खतरे के साथ सख्ती भी बढ़ती जाएगी। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की खबर है कि दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में 4 स्तर के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी गई, जिसमें पहले लेवल को येलो अलर्ट का नाम दिया गया।
ये सबसे कम खतरे का संकेत होगा। ये तब जारी होगा जब पॉजिटिविटी रेट आधा प्रतिशत यानी 0.5% के पार लगातार 2 दिन तक रहे। बीते एक हफ्ते में कोरोना मरीजों की गिनती 1500 तक पहुंच जाए और 500 मरीज ऐसे हों जो ऑक्सीजन वाले बेड पर भर्ती हों। इसी तरह हर स्तर का अलर्ट तय करने के लिए 3 मानक तय किए गए हैं। दूसरा स्तर होगा एम्बर अलर्ट। ये तब लागू होगा जब 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 1% से ज्यादा रहे, एक हफ्ते में 3500 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले और ऑक्सीजन बेड पर 700 मरीज भर्ती। तीसरा स्तर होगा ऑरेंज अलर्ट का, जब 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 2% रहे, एक हफ्ते में 9000 से ज्यादा मरीज मिले और 1000 मरीज ऑक्सीजन वाले बेड पर भर्ती हों। इसके बाद चौथा और सबसे खतरनाक अलर्ट होगा रेड अलर्ट। ये तब लागू होगा जब पॉजिटिविटी रेट लगातार 2 दिन तक 5% से ज्यादा रहे, एक हफ्ते में 16000 से ज्यादा नए मरीज मिले और ऑक्सीजन बेड पर 3000 मरीज भर्ती हों। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए एक सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने अनोखा प्रदर्शन किया। आरोप है कि वो डॉक्टर लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक उनकी समस्या दूर नहीं हुई और इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर शहर में चाट और आइसक्रीम बेचकर अपना विरोध जताया। उन्होंने एक इलाके में चाट का ठेला लगाया और वहीं आइसक्रीम भी बेची। डॉक्टरों को ऐसा करते देख वहां थोड़ी ही देर में भीड़ जुट गई। लोगों ने उनके चाट और आइसक्रीम हाथों हाथ खरीद लिए। इस बीच डॉक्टरों ने सरकार से उनकी परेशानी जल्द दूर करने की मांग की। आक्रोश जता रहे हैं कि शायद सरकार हमारी मांगे सुनेगी और जल्दी ही हमारी मांगे पूरी होंगी। बताया गया कि डॉक्टरों ने जो वहां बेचने के लिए सामान रखा था वो कुछ ही देर में सारा बिक गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रेल भवन में कर्मचारियों के साथ मुलाकात के समय अश्विनी वैष्णव को जब पता चला कि वहां काम करने वाला एक कर्मचारी उसी कॉलेज से पास आउट है जिसमें उन्होंने पढ़ाई की थी, तो रेल मंत्री ने कर्मचारी को प्यार से अपने पास बुलाकर उन्हें गले लगा लिया। इस मौके पर वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी भी तालियां बजाकर खुशी जताते हुए नजर आए। बता देना कि हम उसी सर ये सॉरी कहेंगे ये आप कल हम लोग बात कर रहे थे। तो जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं ये हमारे एमपीएम क्यों आप भी सर आओ जी महाराज आओ ये बात हो रही थी उसी कॉलेज से तो हम लोग कह रहे थे कि मंत्री जी को कभी आप मिलना तो बता देना कि हम उसी कॉलेज से सर ये सॉरी कहेंगे ये आप कल हम लोग बात कर रहे थे। तो जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं ये हमारे एमपीएम क्यों आप भी सर आओ जी महाराज आओ ये बात हो रही थी उसी कॉलेज से। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।